Hello everyone, I welcome you all to the updated PT 365 डिस्कशन। ये अपडेटेड PT का पार्ट 1 है और इसमें अभी हम लोग एनवायरनमेंट पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अभी रिसेंटली उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, उसे डिक्लेयर किया गया है एज द फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो उड़ीसा का ये चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, एक तो ये याद रखना है। अब थोड़ा सा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, दिस इज स्प्रेड अराउंड 350 हेक्टेयर्स ऑफ डीमार्केटेड एरिया लोकेटेड एडजेसेंट टू गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल। काफी लंबे समय से यहाँ पे शिवा टेम्पल है, जो कि लाइमस्टोन केव के अंदर बना है। ठीक है, ये जो रिलीजियस प्लेस है, ये लाइमस्टोन केव के अंदर बनी है। लाइमस्टोन से आपको ज्योग्राफी में कास्ट टोपोग्राफी याद आ रहा होगा, राइट? ऐसे रिलेट करना है हमें। और दिस इज प्रेजेंट इन दी सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो याद रख लेना, ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स लोकेटेड है। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब पुराने जमाने के अंदर कुछ जंगलों का पूजा होता था और उन्हें सेक्रेड माना जाता था। ये सेक्रेड ग्रूव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर फौना की बात करें तो इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिल जाते हैं, मगर क्रोकोडाइल्स। कांगेर वैली गेको, गेको मतलब एक टाइप का लेजर्ड होता है, ठीक है, कॉमन मैना। और व्हाइट बेलीड वुड पैकर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन ट्रम्पेट ट्री, इंडियन स्नेक रूट, कुंभी गम ट्री, गार्लिक पियर ट्री। तो ये टाइप के कुछ आपको ट्री स्पीशीज भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये टैग क्यों दिया जाता है। दिस टैग इज गिवन टू अ वेल डिफाइंड एरिया दैट हैव यूनिक इकोनॉमिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो कि अपने आप में यूनिक है। चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, वो कोस्टल हो सकता है, या इनलैंड हो सकता है, या मरीन भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा किस टाइप का इकोसिस्टम है, लेकिन यूनिक होना चाहिए और बहुत फ्रेजाइल होना चाहिए। और ये जो बायोलॉजिकल हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, दिस इज गिवन अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। उसका जो सेक्शन 37 है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है दैट दे इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज, ठीक है, जो भी लोकल बॉडीज है उनके साथ कंसल्टेशन करके वहां पे नोटिफाई कर सकते हैं एनी एरिया विच इज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये चीज याद रखना, कौन देता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडी गिव दिस स्टेटस। ठीक है, इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है दैट एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट इन सिलेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। तो हमारे पास एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। सबसे टॉप पे होगा एनबीए विच इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका काम ये होगा कि नेशनल लेवल पे जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन्हें मेंटेन करना, उन्हें फॉर्म करना। फिर उसके नीचे सेकेंड टियर पे स्टेट गवर्नमेंट की बनाई हुई स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आती है। उससे नीचे लोकल लेवल पे हमारे पास बीएमसीज होती हैं। ठीक है, जो लोकल एरिया की बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है लोकल लेवल पे, उन्हें बीएमसीज बोलते हैं। ठीक है, और फिर वो एक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करते हैं, वो जो लोकल बॉडी होती है, और उसमें अपने लोकल एरियाज में जो भी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज है उनके बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, करंटली अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर टोटल 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है एज ऑफ February 2024। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं और इसके अलावा ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, ये डिज़ाइन इस तरीके से की गई है ताकि जो नागोया प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग बात करते हैं फेयर बेनिफिट शेयरिंग का, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके लिए ये जो लोएस्ट टीयर होता है हमारे बायोडाइवर्सिटी आर्किटेक्चर का, ठीक है, उसमें ये लोएस्ट टीयर जो है वो यही चीज़ इंश्योर करता है कि कोई भी जो बायोडाइवर्सिटी से रिसोर्सेज निकलता है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोसाइटी के सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि कैसे उस एरिया के जो भी बायोडाइवर्सिटी होगा उसका यूसेज होगा, उसके बारे में रूल्स बना सकते हैं। इसके अलावा एक
प्लान भी तैयार करते हैं, मैनेजमेंट प्लान के उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा, और इसके लिए पीरियड रहता है 5 to 10 ईयर्स का, 5 से 10 साल का वो प्लान पहले से तैयार करके रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा कोई भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस जो कि चल रही है किसी भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर, तो जो प्रैक्टिसेस पहले चल रही थी वो चलती रहेंगी, उन पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, थोड़ा बीएमसी की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ये जो थर्ड टीयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट था, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया। इसके टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, विच इज इलेक्टेड इन दी जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द लोकल बॉडी। ठीक है, उसके मेंबर्स को लोकल बॉडी मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। एंड दिस मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1/3 वुमेन एंड एटलीस्ट 18% स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब। ठीक है, सो ये याद रख लेना। कंट्री के अंदर 75 है, सबको याद नहीं रख सकते। जो रिसेंट में है उनको थोड़ा सा आई थिंक स्मार्ट तरीका यही होगा, जो रिसेंट में उन्हें याद रख लो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा उड़ीसा के अंदर गुप्तेश्वर है। ठीक है, उससे पहले उड़ीसा में और कौन कौन से, महेंद्रगिरी है, मंडासरू और गंगामर्दन हिल्स। ठीक है, सो ये याद रख लेना। ये 4 प्लेसेस हैं जिन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना था, इसका नाम था अतीरापट्टी। ठीक है, अतीरापट्टी, तो ये याद रखना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज वर रिसेंटली इन न्यूज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। So why is this in news? Because Ministry of Environment has released a report on the status of snow leopards in India. Snow leopard के status पे एक रिपोर्ट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। सो ये रिपोर्ट के अंदर बेसिकली जो हमारे कंट्री के अंदर स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है उसका असेसमेंट किया गया, और ये असेसमेंट को 2019 से लेके अब 2023 तक कंडक्ट किया गया। काफ़ी लंबा समय लगा। रीज़न इसका क्यों है, इतना लंबा क्यों लगा इसे करने में, तो आपको पता होना चाहिए स्नो लेपर्ड काफ़ी एक इल्यूसिव एनिमल है, मतलब बहुत इजीली इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं जिससे हम बाकी जो स्पीसीज को मॉनिटर करते हैं या ट्रैक करते हैं या पॉपुलेशन रिकॉर्ड करते हैं, वो इसके साथ नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ और बहुत रेयरली दिखता है ये जानवर। ठीक है, क्योंकि स्नो एरियाज में रहता है और वहाँ पे स्नो का कलर वाइट है, इसका भी कलर थोड़ा सा वाइटिश और ब्लैकिश है, तो इजिली पहाड़ों में घुल मिल जाता है, देखा नहीं जाता इसे। ठीक है, फॉर दैट रीजन इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज एस्टिमेटिंग स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। तो पहला है, तो आप समझ सकते हो कि इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इसको नहीं देखा जा सकता, तो फिर इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए ये पहली बार प्रैक्टिस की गई है। इसको हेड कौन कर रहा था इस सर्वे को, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा और कुछ एजेंसीज भी इसके साथ काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इंडिया का, वो भी काम कर रहा है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो ये देखा गया कि 70% जो लैंड है जिस एरिया के अंदर स्नो लेपर्ड्स मिलता है वो अनप्रोटेक्टेड है अभी तक। वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर नहीं आ रहे, और मेजोरिटी इनके जो हैबिटेट्स हैं दे रिमेन इनएक्सेसिबल, मतलब वहां तक जाया ही नहीं जा सकता। ऐसे पहाड़ों के अंदर रहते हैं जहाँ पे इजीली ह्यूमंस जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इल्यूसिव इसी कारण भी रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन की। तो सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे है, तो यू शुड नो लद्दाख के अंदर मिलता है। ठीक है, फॉलोड बाय उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल, फिर सिक्किम और फिर जम्मू कश्मीर। तो जो पहाड़ी और जो स्नो एरियाज हैं इंडिया के अंदर, केवल उन्हीं के अंदर स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। तो यू शुड नो कि ये जो स्नो लेपर्ड्स है इन 5-6 एरियाज के अंदर ही मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इंडिया जो ये स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन असेसमेंट करना चालू किया, दिस इज अंडर एन इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम पता होना चाहिए, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ग्रुप, GSLEP। सो ये जो इनिशिएटिव था ये ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव था, जिसके थ्रू जितनी भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसे मेजर किया जाएगा अक्रॉस द ग्लोब, और दिस वाज इंडोर्स्ड इन द बिश्केक डिक्लेरेशन। तो याद रखना बिश्केक कहाँ है, किर्गिस्तान में। तो 2013 में ये बिश्केक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इसके अंदर जितने भी ये 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने बोला था कि हम लोग स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लेंगे। ठीक है, सो याद रखना। आगे चलते हैं, स्नो लेपर्ड्स के बारे में देख सकते हो, दिस इज द फोटो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लेपर्ड जैसा लगता है, लेकिन इसके हाथ थोड़े से जो हैंड्स हैं या लेग्स जो हैं इसके थोड़े से वाइडर है, और इसका फेस थोड़ा सा
स्मॉलर है कंपेयर टू अदर पेंथेरा स्पीशीज। पेंथेरा स्पीशीज में जैसे आपको पता है टाइगर आता है, लायन आता है, लेपर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो साइज में लेपर्ड जैसा ही है, लेकिन थोड़े से इसके पंजे जो हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर हैं, ठीक है। सो मीडियम साइज कैट है, वेइंग अराउंड 30 to 55 kg, शॉर्ट 4 लिम्स, हाथ छोटे हैं। आपको पता है पहाड़ी एरियाज में लोग भी छोटे होते हैं, रीजन बीइंग एक फिजियोलॉजिकल चेंज आया है। फिजियोलॉजिकल चेंज क्यों? क्योंकि ऊपर हाइट्स के अंदर, कोल्ड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा हीट, बॉडी जो है हीट लूज करती है। तो ऐसे में जो लोग हैं जो कि पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, उनका वो लॉस कम करने के लिए धीरे धीरे उनके बॉडी का जो साइज है वो छोटा होने लग गया, ताकि वो सरफेस एरिया कम हो जाए और हीट लॉस कम हो जाए, ठीक है। तो वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, और यही फिजियोलॉजिकल चेंज स्नो लेपर्ड में भी देखने को मिलता है कि इनके शॉर्ट 4 लिम्स होते हैं एंड लॉन्ग हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो उस एनवायरमेंट में थोड़ा अच्छे से ट्रैवल कर सके। एंड एक खास चीज क्या है कि ये रोर नहीं करते। जैसे पेंथेरा फैमिली में जितनी भी बाकी कैट्स होती है वो सब रोर करती है, बट ये रोर नहीं करते। इनका एक पियर्सिंग साउंड होता है, मतलब एक आवाज होती है ना जो पहाड़ों में गूंजती है, बिल्कुल बिल्कुल शार्प पिच वाली, वो आवाज है इनकी, पियर्सिंग याउल होता है। और स्मोकी ग्रे कलर का फर होता है विच इज पैटर्न विद डार्क ग्रे टू ब्लैक रोजेट्स। रोजेट्स ये छोटे छोटे दाने इनके ऊपर दिख रहे हैं ना, ठीक है, धब्बे, इन्हें बोलते हैं। तो इस कारण कीमोफ्लाज हो जाता है और इजीली पहाड़ों में छुप जाता है ये, ठीक है। स्नो लेपर्ड कंट्रीज की बात करें तो 12 स्नो लेपर्ड रेंज है, कंट्रीज है, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज आती हैं। इंडिया के अंदर इसका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में आता है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके भी शेड्यूल 1 में आता है, और ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी है, ठीक है। टोटल 22 स्पीशीज है जो कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आती है, और उसके अंदर स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो 3 लैंडस्केप्स अंडर द ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन के लिए ये 3 लैंडस्केप चुने गए हैं। हेमिस स्पीति, तो हेमिस आपको पता होना चाहिए लद्दाख में, स्पीति जो है स्पीति वैली, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर नंदा देवी गंगोत्री है, ये उत्तराखंड में आता है। फिर कंचनजंगा तवांग रीजन, ये सिक्किम और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सो ये याद रख लेना। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है इनके कंजर्वेशन के लिए। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे अक्टूबर 23 से हम लोग सेलिब्रेट करें सिंस 2014। इसके अलावा स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंदर जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है। दार्जिलिंग आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में है, और ये काफी हाइट्स के ऊपर लोकेटेड है, इसलिए इस रीजन के अंदर इनका कंजर्वेशन जो ब्रीडिंग सेंटर है चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्नो लेपर्ड। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बाकी नॉर्मल लेपर्ड्स की। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रिलीज किया स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। तो ये 5th साइकिल है ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2022 में कैरी आउट किया गया था बाय द NTCA एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये याद रखना, NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये 5th लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन सर्वे किया, और इसमें पाया गया कि हमारे कंट्री के अंदर लेपर्ड का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। अराउंड 13,874 लेपर्ड्स हैं इंडिया के अंदर करेंटली, और सबसे ज़्यादा जो है लेपर्ड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ज़्यादा ग्रोथ इन 2 रीजन्स में हुई है, वेरएज इन शिवालिक एंड द गैंगेटिक प्लेन, मतलब जो यूपी का जो तराई रीजन हो गया, वहां पे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। बट दिस हैज बीन कॉम्पनसेटेड बाय द राइज इन द सेंट्रल इंडिया इन द ईस्टर्न घाट ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है, ये याद रखना है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। और वैसे अगर बात करें एक प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो नागार्जुन श्रीशैलम जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में पड़ता है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की, ठीक है, फॉलोड बाय पन्ना एंड सतपुरा, ठीक है। तो ये याद रखना, जनरली ये ऐसे रीजन्स में लोकेटेड होते हैं जहाँ पे टाइगर्स रह रहे हैं, ठीक है, उन्हीं एरियाज के आसपास ये भी देखने को मिलते हैं।
इंडियन लेपर्ड की बात करें तो पेंथेरा पार्डियस उसका इसका साइंटिफिक नेम होता है, और दे आर कंसीडर्ड एज द टॉप प्रीडेटर इन द फूड चेन, ठीक है, अलॉन्ग साइड लायंस एंड डोल्स। डोल्स एक तरह का डॉग होता है, ठीक है। उसका भी आईयूसीएन स्टेटस, ढोल का भी याद रख लेना, इंडेंजर्ड है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें लेपर्ड की तो वल्नरेबल है आईयूसीएन के अंदर, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। तो ये स्मॉलेस्ट है बिग कैट फैमिली के अंदर, जो बड़ी कैट्स की जो फैमिली है पेंथेरा के अंदर सबसे छोटा कैट है ये, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट्स में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जनरली सॉलिटरी, एल्यूसिव और नॉक्टर्नल रहता है। याद रख लेना, आजकल यूपीएससी ऐसे भी सवाल पूछता है कौन सा स्पीशीज नॉक्टर्नल। तो जनरली ये सारे प्रेडेटर्स है ना आपको नॉक्टर्नल मिलेंगे, क्योंकि शिकार करने का एक अच्छा समय रात में होता है, इसलिए ये नॉक्टर्नल मिलते हैं। एक और चीज क्या रहती है इसमें, ये आप देख रहे हो धब्बे हैं इस पे, ये ब्लैक कलर के जो रोजेट्स हैं इसके ऊपर। कभी कभी क्या होता है ये पूरे के ऊपर पूरा जो लेपर्ड है उसके ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेलेनिज्म बोलते हैं। मेलेनिन क्या होता है, एक टाइप का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी में मेलेनिन ज्यादा है तो कलर उनका डार्क होगा, ठीक है। किसी में मेलेनिन कम है तो उनका कलर जो है कंपेरेटिवली फेयर होगा, ठीक है। सो कभी अगर ऐसा होता है कि ये जो लेपर्ड है इसके अंदर मेलेनिन का जो सिक्रीशन है ज्यादा हो जाता है, तो पूरा लेपर्ड काला हो जाता है, उसे मेलेनिस्टिक लेपर्ड बोलते हैं, या कॉमन भाषा में उसे ब्लैक पैंथर बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज के ब्लैक पैंथर अलग स्पीशीज और लेपर्ड अलग स्पीशीज है, वो एक ही स्पीशीज है। बस डिफरेंस क्या है कि जो लेपर्ड है वो अगर उसमें मेलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है पूरा ब्लैक हो जाता है, एंड देन इट इज कॉल्ड एज ब्लैक पैंथर, ठीक है। और इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सब रीजन के अंदर मिलता है ये। इसको प्रोटेक्शन के लिए जैसे इनिशिएटिव चालू किए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अंदर इसके प्रोटेक्शन की बात की गई है। सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और यूएनडीपी का प्रोग्राम है, विच इज फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, वो इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एनडीआरसी। इंडिया का पहला, आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया डॉल्फिन्स के लिए कहाँ पे बना था, तो वो विक्रमशिला कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि बिहार के अंदर लोकेटेड है। सो इसीलिए जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना वो भी पटना बिहार के अंदर बना है, ठीक है। तो आपको जगह से लिंक करना है इन चीज़ों को। और गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो इंडिया का नेशनल फिश है, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है, और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी लोकेटेड है। इसके अलावा जो सीएमएस है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल सबने इसको प्रोटेक्ट किया है। अगर बात करें गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की, तो याद रखना इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ध्यान है इस चीज पे, कैच है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यानी ये बांग्लादेश और जो भूटान वाला रीजन है उसमें भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो नॉट टू बी कंफ्यूज कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसे टाइगर ऑफ गंगा भी बोलते हैं। इसका एक पतला स्नाउट है, राउंड बेली है, स्टॉक बॉडी और लार्ज फ्लिपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लंबा एक चोंच है इसका, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग स्नाउट, और बड़े फिन्स होते हैं इसके, ठीक है। वैसे नॉर्मली ब्लाइंड होता है ये, राइट। तो अब एक सवाल उठता है कि फिर ये अपने आप अपना ट्रैवलिंग कैसे करता है, नदी में कैसे चलता है, तो ये सोनार का इस्तेमाल करता है फॉर डिटेक्शन ऑफ इट्स प्रे, ठीक है। जो भी खाना पीना होता है उसको सोनार की मदद से, या डायरेक्शन जो है सोनार की मदद से ये पता लगाता है इसको कहाँ जाना है। दूसरा, ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी है, ठीक है। इंडिकेटर इन द सेंस ये हमें बताता है कि जो इकोसिस्टम जिसमें ये रह रहा है वो प्योर है कि नहीं है। अगर वो प्योर नहीं है, गंदा है, तो जनरली आपको ये स्पीशीज नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इंडिकेटर स्पीशीज इसलिए बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, इसके ना, क्योंकि ये एक मैमल है, ये गैंगेटिक डॉल्फिन इट्स अ मैमल, तो यानी डायरेक्टली यंग वंस को ले करता है, और इसके अंदर गिल्स नहीं होते। मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती है, बट ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती क्योंकि मैमल है, इसके अंदर लंग्स होते हैं, इसको सरफेस पे आना पड़ता है टू ब्रीथ। और जब ये सरफेस पे आती है तो इसके ऊपर ना एक बेली के अंदर ना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक होल होता है जिसे ब्लो होल बोलते हैं, और यहाँ से ये हवा निकालती है, ठीक है।
जो भी रेस्पिरेशन करना होता है यहाँ से करती है, तो इसमें से आवाज आती है सू सू करके, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया सू सू, कॉमन नेम है इसका सू सू, ठीक है। सो याद रखना, इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन ऑल्सो नोन एज सूसू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोकेटेड है, पूरा हमारा जो गंगा का स्ट्रेच है उसमें तो लोकेटेड है, साथ साथ ब्रह्मपुत्रा में भी है। ऑल्दो नाम में इसके गैंगेटिक डॉल्फिन आता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये आप देख सकते हो बांग्लादेश में प्रोमिनेंटली मिलती है, ठीक है। सो ये याद रखना, थोड़ा बहुत नेपाल के अंदर भी है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट। और जनरली इसको ऐसा एरिया पसंद होता है जहाँ पे एटलीस्ट 5 to 8 फीट डीप वाटर है, अगर उससे कम है तो जनरली आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ये बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी है, आगे चलते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं। अब इसमें पहले देखिए प्रोटेक्टेड एरिया अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर बेस्ड है उसने अभी रिसर्च किया है यहाँ पे, और उसमें पाया कि यहाँ पे जो बर्ड्स सी दे हैव माइग्रेटेड टू द अप हिल माउंटेन्स बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, सरफेस पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। अब लोकेशन की बात करें तो ये जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिस इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट फॉल्स इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको पता है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारी कंट्री में, एक तो हो गया हिमालयस जिसमें हमारा वेस्टर्न हिमालयस आ जाएगा, ईस्टर्न हिमालयस या इंडो बर्मा वाला रीजन हो गया सेकेंड, फिर थर्ड हो गया सुंडालैंड, ठीक है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार और थोड़ा बहुत इंडोनेशिया का एरिया जाएगा, एंड द फोर्थ वन वुड बी आर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और अब वापस आते हैं ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो दिस को जॉइंस द सेसा ऑर्चिड सेंचुरी टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अगेन ये आपको अरुणाचल प्रदेश में ही प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कामेंग रिवर फ्लो करती है, ठीक है, इस ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। नेक्स्ट ट्रीज की बात करें, फॉरेस्ट के टाइप का बात करें तो यहाँ पे कॉनिफेरस टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लोकेटेड है। इसके अलावा ब्रॉड लीफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इसी टाइप का आपको मिक्स वेजिटेशन मिलेगा, मतलब सब टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज धीरे धीरे हाइट बढ़ती जा रही है, और हाइट बढ़ती जा रही है उसके कारण आपको कॉनिफेरस टाइप का भी मिल रहा है, टेम्परेट टाइप का भी मिल रहा है, एंड रेन अच्छी है इस कारण ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हॉर्नबिल एक स्पीसीज याद रखना है, यहाँ पे एक स्पीसीज है कॉल्ड बुगुन लियोचिचला, ठीक है, या लियोचिकला जैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये बर्ड जो है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, एंड यहाँ पे ना एक कम्युनिटी रिजर्व था सिंगचुंग कम्युनिटी रिजर्व करके, उन लोगों ने इस बर्ड को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला बर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो असम में। असम में है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो असम के कैबिनेट ने भी डी नोटिफाई किया है प्राइम राइनो हैबिटेट पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसको, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो गुवाहाटी के आसपास ये लोकेटेड है, ऑलमोस्ट गुवाहाटी से थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे यू विल फाइंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस कंसिस्ट ऑफ द राजमयोंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड द पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है असम में से फ्लो करती है, तो साउथ में ही गुवाहाटी है और इसके थोड़ा सा ईस्ट में ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, ठीक है। और हमारा जो इंडियन राइनो विजन था 2020 का उसके अंडर 8 राइनोज वर ट्रांसलोकेटेड टू द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम द मानस नेशनल पार्क। वैसे अगर हम बात करें राइनोज की सबसे ज्यादा डेंसिटी काजीरंगा में है, उसके बाद कुछ एक और रीजन में आपको मिलते हैं, तो ये यहाँ पे मानस से ट्रांसलोकेट किए गए थे, ठीक है, मानस नेशनल पार्क से। रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हर टाइप का जानवर है, बफलो, लेपर्ड, लंगूर, वाइल्ड बोयर्स, पॉर्क्यूपाइन, पैंगोलिन सब मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक इशू किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द 1 किलोमीटर एरिया अराउंड द पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। आपको बताना चाहिए इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंदर बनता है, दिस इज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ना कि अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब लोकेशन की बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है इन हिमाचल प्रदेश, रामसर साइट भी है ये, वल्चर कैफे भी है, मतलब वल्चर्स को ब्रीड करने के लिए या उनका एक सेफ हैबिटेट बोल सकते हैं इसको। पोंग डैम पे ये लोकेटेड है। पोंग डैम बेसिकली
एक रिजर्वॉयर है और उससे ये पोंग डैम से ये रिजर्वॉयर बनता है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम के से भी जाना जाता है। तो याद रखना ये पोंग डैम ब्यास रिवर के ऊपर है और इससे जो रिजर्वॉयर बनता है उसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क। सो हम यहाँ पे रिसेंटली नामीबिया से कुछ चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे टू द कूनो नेशनल पार्क। ये एमपी का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है और प्रोजेक्ट चीता के अंदर जितने भी हमारे चीताज आए थे सभी को यहाँ पे लाया गया था और इसी कारण ये वाला जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन आप पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है, इन द सेंट्रल इंडियन विंध्यन हिल्स। रिवर यहाँ से कूनो रिवर निकलती है और ड्राई डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है और स्पीशीज अगेन बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर वेजिटेशन की बात करें तो आपको सलाई कैर के ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा ग्रासलैंड है। प्लस यहाँ पे स्पीशीज की बात करें एनिमल तो स्पॉटेड डियर मिल जाएगा, चौसिंगा, नील गाय, ब्लैक बक, लेपर्ड, ढोल एक्सेट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेशनल चंबल सेंचुरी। सो अभी यहाँ पे रिसेंटली इंडियन ग्रे वुल्फ देखा गया और ये जो ग्रे वुल्फ था यहाँ पे बहुत लंबे समय बाद देखा गया, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेकेड्स। तो ये जो चंबल सेंचुरी है ये बेसिकली 3 स्टेट्स के अक्रॉस स्पैन करती है, विच इज राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 3 स्टेट्स के अक्रॉस फैली हुई है ये। दिस वॉज सेटअप इन 1979 एज अ रिवराइन सेंचुरी। ठीक है, रिवराइन इन द सेंस के चंबल नदी का ही एरिया को प्रोटेक्ट करना था, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे घड़ियाल लोकेटेड है। ठीक है, हमारे घड़ियाल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उनके लिए ये बनाया गया था, बट साथ साथ और भी स्पीशीज को कवर कर लिया इसने। वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डेसिडियस है, होम टू घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखना, घड़ियाल भी और रेड क्राउन रूफ टर्टल। इसके अलावा गैंगेज रिवर डॉल्फिन भी मिलती है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया एमपी के अंदर है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क। ये डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल नाइट स्काई रहता है और यहाँ पे कोई लाइट पोल्यूशन नहीं होता। इससे क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया जगह हो जाती है। एंड दिस इज लोकेटेड इन द सतपुरा हिल्स इन द मध्य प्रदेश और स्पैन करता है अप टू द नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, लेकिन वहाँ पे एक सेपरेट सेंचुरी बन जाता है। एमपी का जो पार्ट है वो पेंच टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। ठीक है, और लोकेटेड कहाँ है तो दिस इज लोकेटेड इन द सतपुरा मैकाल रेंज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके बारे में जिक्र मिलता है कुछ एंशियंट टेक्स्ट में, जैसे एंशियंट तो नहीं मिडेवल टेक्स्ट है आईने अकबरी, ठीक है, जो कि अकबर के टाइम लिखा गया था, ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इसके बारे में जिक्र मिलता है और द जंगल बुक जो किताब है उसके अंदर इसके बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे लोकेटेड है एंड विद द डोमिनेंस ऑफ टीक ट्रीज। तो टीक ट्रीज ज्यादा लोकेटेड है। रिवर की बात करें तो पेंच जिस नाम से ये टाइगर रिजर्व है उसी नाम से यहाँ पे रिवर भी फ्लो कर रही है। और फ्लोरा फोना की बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, जैकल, वुल्फ, डियर, हाइना एक्सेट्रा यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे पहला हर्पेटोफोनल जो है सर्वे किया गया। हर्पेटोफोनल मतलब इसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का सर्वे किया गया था इन द कोर एरियाज ऑफ द मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, जहाँ पे भी ये मलई वर्ड आ जाएगा ना तो 99% आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तो ऐसे गेस वर्क कर सकते हो। लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु में लोकेटेड है। दिस इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है जो कि केरला में है। ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो कर्नाटक का भी रीजन इसमें आ जाता है। कर्नाटक का जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो मोयार रिवर यहाँ से क्रॉस करती है विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द मधुमलाई एंड द बांदीपुर सेंचुरी। फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड स्वाम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लोरा फोना की बात करें तो ऑलमोस्ट हर टाइप का जानवर यहाँ पे मिल जाता है। टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, पेंथर, बार्किंग डियर, मूस डियर। ठीक है, ये सब आपको तमिलनाडु के मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व उसमें देखने को मिल जाएगा। एक और इधर ना टाइगर रिजर्व मुदनथरई करके, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। ये जो मुदनथरई मधुमलाई टाइगर रिजर्व है ये नॉर्थ में लोकेटेड है, जो मुदनथरई है वो थोड़ा साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखो तेलंगाना कवल टाइगर रिजर्व। सो तेलंगाना हैज अप्रूव द कॉरिडोर बिटवीन द
टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एंड द कवर टाइगर रिजर्व। तो याद रखना, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये तो महाराष्ट्र में है, लेकिन जो कवर टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना में है। तो इनके बीच का जो कॉरिडोर है उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया तेलंगाना ने। एंड दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दिस विल एक्ट एज अ बफर जोन। जो ये दो रीजन्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके बीच में बफर जोन का काम करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो किया जाता है बदल लोकल कम्युनिटीज अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों से कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है। और फिर जो लोकल कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है वो इसका कंजर्वेशन करती है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज एंड एक्ट्स एज अ लिंकेज बिटवीन टडोबा अंधेरी रिजर्व इन द महाराष्ट्र एंड द इंद्रावती टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। तो ये याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के अंदर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। रिवर की बात करें तो गोदावरी है। और फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस प्रीडोमिनेटली टीक एंड बैम्बू टाइप का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उत्तराखंड। सो अभी यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफारीज की वजह से डैमेज हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि कमेटी बनाओ और उससे एसेस करो कि कितना लॉस हुआ है इस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को ड्यू टू टाइगर सफारीज। ठीक है, तो लोकेशन की बात करें दिस इज लोकेटेड ओवर द भाबर एंड द शिवालिक रीजन। ठीक है, पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि भाबर रीजन आता है। एंड दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन द मेनलैंड एशिया एंड इज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रास लैंड है इसे चुआर नाम से जानते हैं। चुआर यहाँ का जो लोकल ग्रास लैंड होता है उसे चुआर बोलते हैं। रिवर्स की बात करें तो रामगंगा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलता है। और ये वाला जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। वैसे अगर बात करें कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं तो एमपी होगा, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें एक प्रोटेक्टेड एरिया में तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यानी अगर आप सफारी में यहाँ जाते हो तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आपको टाइगर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिफेंट है, लेपर्ड है, सांबर है, हॉक डियर आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रोटेक्टेड एरिया में। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो वेस्ट बंगाल नेवरा वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे अभी टाइगर्स देखे गए हैं अप टू हाइट ऑफ 1000 फीट, तो बहुत हाइट के ऊपर पहली बार देखा गया है ये। ठीक है, सो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है एंड दिस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पंगो लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम में है एंड द दूसरा स्ट्रिक्ट रिजर्व विच इज इन भूटान। ठीक है, और दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। रिवर यहाँ से नेवरा रिवर निकलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ये नेवरा वैली नेशनल पार्क। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मिक्स ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा एंड द अपर टेम्परेट मिक्स ब्रॉडली फॉरेस्ट एंड द रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन एक स्पीशीज है जो कि जनरली आपको काफी हाइट पे देखने को मिलती है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे हाइट है इसलिए रोडोडेंड्रॉन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एनिमल स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पे रेड पैंडा, हिमालयन तार और हिमालयन ब्लैक बियर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज पार्ट। अब आगे चलते हैं, कुछ स्पीशीज को देखते हैं। पहला स्पीशीज देखो इसमें हिमालयन वुल्फ। सो अभी पहला IUCN का असेसमेंट किया गया है ऑफ द हिमालयन वुल्फ एंड ये जो रिपोर्ट आई है इससे हमें नंबर पता लगा है हिमालयन वुल्फ का कितना है। सो ओवरऑल इसका जो पॉपुलेशन की बात करें दिस इज समवेयर बिटवीन 2000 से 3000। ठीक है, और जिनमें से 227 से लेके 378 तक इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत छोटा पॉपुलेशन है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा उसके शेड्यूल 1 में आता है और साइट की अपेंडिक्स 1 में भी आता है। इनका थिक फर होता है बिकॉज आप समझ सकते हो हिमालयस रीजन के अंदर रहता है, ठंडा होता है, तो वहाँ पे थिक फर होना ही चाहिए इसका। ठीक है, और जनरली जो इंडियन और जो यूरोपियन वुल्फ्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं साइज में एंड दे फीड ऑन डोमेस्टिक प्रे, मतलब जो जनरली लोगों ने भेड़ बकरियां बांधी होती है उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है हिमालयस के अंदर, नेपाल में मिलता है, इंडिया में मिलता है और तिब्बतन प्लाटू पे मिलता है। ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था इंडियन वुल्फ देखने को मिला नेशनल चंबल सेंचुरी के अंदर। ठीक है, आफ्टर 2 डेकेड्स, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फोटो देख लो, ये इंडियन वुल्फ है। ठीक है, देख रहे हो साइज में छोटा है।
सो ये एक सोशल कार्निवोर होता है, मतलब जितने भी वुल्फ होते हैं दीज आर ऑल सोशल कार्निवोर, ये ग्रुप्स में रहते हैं, इनके ग्रुप्स को पैक बोलते हैं, ठीक है। एंड हाउलिंग करते हैं, जैसे होता है ना शेर दहाड़ मारता है, तो वैसे ये एक हाउल करते हैं, जैसे कुत्ते रात में करते हैं ना, वैसे हाउलिंग करते हैं। ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। एंड दीज आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स बिकॉज ये बहुत सारे जो वाइल्ड हर्बीवोर्स है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे वाइल्ड बोयर्स, ठीक है। तो अपने से बड़े जानवर को भी मार सकते हैं बिकॉज क्योंकि ग्रुप में अटैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरली ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं, उड़ीसा बिहार और इन रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर इनको इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या कंजर्वेशन के लिए ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलो, तिब्बतियन ब्राउन बेयर। सो इंडिया के अंदर पहली बार तिब्बतियन ब्राउन बेयर देखा गया, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट साइटिंग थी इस ब्राउन बेयर की। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। इसे तिब्बतियन ब्लू बेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड जितने भी बेयर्स होते हैं, एक चीज याद रखना, सारे बेयर्स ओमनीवोर होते हैं। ओमनीवोर मतलब दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। और इसका एक यूनिक फीचर क्या होता है, इसके चेस्ट पे वी मार्क बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे, ठीक है, ये एक मार्क बन रहा है यहाँ पे ऐसा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। और बहुत दूर का स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, ये एक फीचर सभी बेयर्स में कॉमन रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बिंटूरोंग। तो ये छोटा सा क्यूट सा बेयर है, ये एक नई मैमल स्पीशीज है जो कि अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखी गई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम देखा गया है ये वहाँ पे। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है। इसे बेयर कैट या एशियन बेयर कैट या एशियन सिवेट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रख लेना, जब भी सिवेट नाम आए ना तो ये हमेशा नॉक्टर्नल होता है। इस बार भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, तो सिवेट जहाँ पे भी आए नॉक्टर्नल, ठीक है। नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलता है, सॉलिटरी होता है, अकेला चलता है, और नॉक्टर्नल होता है। लाइफ स्पैन 18 ईयर्स का रहता है। हैबिटेट की बात करें तो जनरली डेंस फॉरेस्ट में लोकेटेड होते हैं इन इंडियाज मेघालय सिक्किम रीजन, फिर इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया वगैरह में मिलते हैं। तो इंडिया में काजीरंगा में पहली बार देखा गया था, ठीक है। सो याद रखना, बिंटू रॉन्ग। आगे चलते हैं, स्मॉल क्लॉड ऑटर। ये स्मॉल क्लॉड ऑटर ऑटर की स्पीशीज में सबसे छोटा होता है। इन्हें बेसिकली ये और बीवर्स को ना नेचुरल डैम बिल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करके पानी को रोक देते हैं, ठीक है, तो नेचुरल डैम बिल्ड करते हैं। तो स्मॉल क्लॉड ऑटर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ऑटर है। और इसके जो पैर होते हैं ये एक फिश के जैसे होते हैं ना, झलनी बनी होती है, फिन्स होते हैं, वैसे वेब्ड फीट होते हैं विद शॉर्ट क्लॉस, एफिशिएंट फॉर एक्वेटिक हंटिंग। हाईली सोशल एनिमल होते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं एंड जनरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। इंडिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ चाइना में मिल जाते हैं। सो याद रख लेना, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, हॉक डियर। सो हॉक डियर अभी पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये उत्तराखंड के अंदर है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें हॉक डियर की तो एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ये एक स्मॉल डियर है विद राउंडेड ईयर्स एंड द ओल्डर एनिमल टेंड्स टू बिकम लाइट कलर्ड इन फेस एंड नेक, ठीक है। वैसे तो डार्क थोड़ा सा रहता है कलर, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होता रहता है कलर फेड होता है। और क्योंकि डियर है तो हर्बीवोर है, ठीक है। और जनरली ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, फीमेल्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेल्स, ठीक है, और लैक एंटीलियर्स। एंटीलियर्स इनको बोलते हैं, ये हॉर्न्स होते हैं ना, हॉर्न्स और एंटीलियर्स में एक फर्क होता है। हॉर्न्स जो होते हैं वो स्कल से जुड़ा होता है, बट जो एंटीलियर्स होते हैं वो बेसिकली एक ग्रोथ होती है, मतलब कुछ समय के बाद ये एंटीलियर्स झड़ जाते हैं और फिर से नए एंटीलियर्स आ जाते हैं। तो ये फर्क पता होना चाहिए एंटीलियर्स और हॉर्न के बीच में। तो इस केस में केवल जो फीमेल्स होती हैं उनके पास हॉर्न्स नहीं होते, मेल के पास हॉर्न्स होते हैं। और किस टाइप के लोकेशन में मिलते हैं तो अपने को पता होने से रिवराइन फ्लडेड ग्रासलैंड के आसपास देखने को मिलते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान और जो साउथ ईस्ट एशिया उसमें हॉक डियर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंगनूर काओ, पंगनूर गाय। ये अभी फेमस थी बिकॉज पीएम ने इनके साथ है ना, इनको कुछ खाना वगैरह खिलाया था, ठीक है, चारा खिलाया था ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, तो इसलिए न्यूज में आ जाती है। ये काऊ जो है, दीज आर लोकेटेड टू द इन द आंध्र प्रदेश रीजन ऑफ, आंध्र प्रदेश का ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे पुंगनूर विलेज है, वहाँ की नेटिव है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट एंडेमिक, नेटिव है, वहां से निकली और भी अब कई जगह मिलती है।
ठीक है, बट नाम वहीं से पड़ गया क्योंकि उस जगह से निकल रही थी पुंगनूर। तो छोटी बोनी सी गाय होती है, डॉफ काउ बोल सकते हैं। ओनली 70 to 90 सेंटीमीटर टॉल, और वजन इसका मैक्सिमम 200 kg होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये याद रख लेना। मिल्क प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, 546 kg पर लैक्टेशन होता है, और हॉट और ड्राई क्लाइमेट में जनरली देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्डन लंगूर्स। तो ये शक्ल देख लो, ये रहा गोल्डन लंगूर। ठीक है, सो गोल्डन लंगूर्स न्यूज में इसलिए था बिकॉज इनकी सर्वे किया गया था, उसमें पता लगा इंडिया के अंदर 7,396 गोल्डन लंगूर है। ठीक है, और IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और जनरली ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो एशिया और ये वाला जो रीजन था यूरोप वाला, इनको ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। अमेरिका को जो है उसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं बिकॉज उसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। सो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इनको बोलते हैं। कोट जो है इनका सीजनली वेरी करता है, इनका जो कलर है जनरली समर्स के अंदर क्रीम कलर के रहते हैं और विंटर के अंदर डार्क गोल्डन हो जाते हैं। फिर नेचर की बात करें तो डाई यूरेनल होते हैं। डाई यूरेनल मतलब दिन के अंदर ही निकलता है, दिन के अंदर ही एक्टिविटी करता है, रात में सोता है। आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब पेड़ के ऊपर रहता है। ठीक है, और सोशल एनिमल होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो याद रखना, दीज आर एंडेमिक टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इन असम। तो ये असम में और भूटान के अंदर मिलता है। तो सिर्फ इंडिया को एंडेमिक नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोल सकते हैं कि असम और भूटान वाला जो रीजन है यहाँ पे मिल जाते हैं। एक चीज और याद रखना, लायन टेल मकाओ भी पढ़ते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो वो मालाबार के अंदर लोकेटेड होते हैं, केरला वाले रीजन में। ठीक है, तो आगे चलते हो। नेक्स्ट देखो, इंडियन स्किमर। ये बर्ड स्पीसीज के अब हम बात करें, सो इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट प्रपोजल दिया है टू लिस्ट इंडियन स्किमर, जिसे हम इंडियन सीजर बिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लंबी चोंच देख रहे हो सीजर जैसी इसकी, अंडर द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंट प्रपोजल दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्कीमर के बारे में जानना। ये IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कॉलोनीज के अंदर ब्रीड करते हैं, जस्ट लाइक अदर बर्ड्स, मोस्टली कॉलोनीज में ब्रीड करते हैं। और जो सैंड बार्स होते हैं, मतलब नदियों का जो किनारा होता है जहाँ पे वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उससे जो आइलैंड बनते हैं वहाँ पे जनरली एक साथ एग ले करते हैं ग्रुप्स में। और जनरली दीज आर कार्निवोरस, दे फीड ऑन स्मॉल फिशेज एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो इन्वेजिव स्पीशीज की बात करते हैं। लेंटाना कैमेरा, तो ये स्पीशीज बहुत तेजी से इंडिया के जो टाइगर रिजर्व उसमें ग्रो हो रही है, एंड इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज। और क्यों वर्स्ट बोलते हैं, बिकॉज इसका स्प्रेड रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ये कटिंग को भी रेजिस्टेंट होता है और बर्निंग से भी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फॉर दैट रीजन बहुत बड़ी तेजी से ग्रो करता है। ये इनिशियली अमेरिका से जो ब्रिटिशर्स थे वो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी तेजी से ग्रो करने लगा कि हमारा जो वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी, उसे लॉस करने लगा। ठीक है, सो ये याद रखना, लेंटेना कैमेरा। और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा है कि इन्वेजिव जरूर है लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। ये वुंड हीलिंग में इस्तेमाल होता है, फीवर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, स्टमक एक के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। आगे चलो, नेक्स्ट न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज की बात करते हैं। तो ये स्पीशीज का नाम है एम द्रौपदी या मेलानो क्लेमिस द्रौपदी। तो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के नाम से इसे नाम दिया गया है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम रखा है। इट्स अ मराइन स्पीशीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग। ठीक है, सी स्लग मतलब जैसे वो नहीं होता स्नेल, घोंगा, वैसा सा ये कीड़ा है लेकिन पानी में रहता है। एंड इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट। इससे पहले मेलोनो क्लैम्पिस बेंगालिस नाम से एक और स्पीशीज मिला था, लेकिन ये जो मेलानो क्लैमिस द्रौपदी ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। ठीक है, तो याद रखना, ये सी स्लग जो होते हैं ये पानी के अंदर रहने वाले और जो स्लग्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, जिनके एक्सटर्नल शेल नहीं होते हैं। आगे देखो, फेरी हेल ओडियन, ये एक और न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है। दिस इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ मराइन एम्फीपॉड लोकेटेड इन ओडिशा चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक आपको पता है एशिया का बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। और ये फेरिल ओडियन जो है, दिस इज अ ब्राउन कलर्ड 13 पेयर्स ऑफ लेग्स स्पीशीज। ठीक है, एम्फीपॉड क्या होता है, एम्फीपॉड बेसिकली क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस क्या होता है, क्रस्टेशियन बेसिकली ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपॉड्स बोल सकते हैं। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें आर्थ्रोपॉड पढ़ते हैं। आर्थ्रोपॉड मतलब ऐसे कीड़े जिनका पैर्स जो है ना वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है,
जैसे क्रैब्स हो गया, या फिर श्रिम्प्स हो गया, क्रिल हो गया, क्रेफिश हो गया, लॉबस्टर्स हो गए, ये सब क्रस्टेशियंस कहलाते हैं। तो ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं, इनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे क्रैब देखा आपने, बाहर से बड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो वैसा ही ये फेरी हिल ओडियन है, ठीक है। दिस इज ए मरीन एम्फीपॉड, और कहाँ देखने को मिला, चिलिका लेक के अंदर। तो इतना ही था आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए यही एंड करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।